जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शबाना, फिजियोथेरेपिस्ट, डीएचए कराची। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम काफ़ी अरसे से अपने अगर आपको मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ उसको मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इसको एडजस्ट कर सकूं। तो आपको, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने बहुत अरसे से ये ऑनलाइन क्यूरीज के नाम से इस प्रोजेक्ट का हमने स्टार्ट करने का कहा हुआ था। और हमारे पास इस सिलसिले में जो है बहुत ज़्यादा तादाद में हमें क्वेश्चंस मिले, नेक पेन पे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब डिफरेंट जितने भी सर्वाइकल रीजन के प्रॉब्लम से हमें बहुत सारे जो है इसमें हमें बहुत इस सिलसिले में बहुत से क्वेश्चंस हमें मिले। और हमारे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं था कि हम सबको जो है वो इसमें ऐड करते। तो लेकिन हमने कुछ जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं, जो मेजॉरिटी जो बच्चों ने हमसे पूछा, और जिसमें उन सब के मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट था, जिन क्वेश्चन में तकरीबन जैसे 10 स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा और उनका मेनली कॉन्सेप्ट जो था, हमने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन तैयार कर लिया। और फिर हम उस तरह से हमने पूछा कि ताकि हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को जो है वो कवर कर सके। तो इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि हम जितने भी क्वेश्चन जो आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपको समझ नहीं आ रहे, वैसे तो आप लोगों ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे हमारा अपना सेशन भी हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम बता भी चुके हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त हमने ये इसलिए पूछा था कि वो लोग जिन्हें कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, या वो चीज़ें जो वो लोग नहीं समझ पा रहे, तो उनके लिए जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेटिस्फैक्शन के लेवल तक जो है उसके आंसर दे सकें। अब इसमें यह है कि सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट था हमारा, इसमें कितने हमारे सैकड़ों की तादाद में जो है हमें क्वेश्चंस मिले। और हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इससे कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और हमें बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच करने की कोशिश की। और मैं बहुत हम लोग थैंकफुल हैं उन लोगों के, उन पार्टिसिपेंट्स के, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया और अपना इतना अहम टाइम निकाला और हमें अपने क्वेश्चंस भेजे। और सबसे ज़्यादा हम लोग थैंकफुल हैं हम डॉन एसोसिएशन वालों के, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया, और उन्होंने अपने जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट बन चुके हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आए, जिसमें वो लोग भी शामिल थे जो लोग के फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि फिजियोथेरेपिस्ट नहीं भी हैं, नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं, उन्होंने भी हमसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने भी बड़ी मिकदार में जो है हमारे पास आए हैं क्वेश्चंस। और उसमें जो है फर्दर मतलब हमें इंडिविजुअली वन बाय वन करके जो आंसर देना, वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हमने एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है, अगर 10 क्वेश्चन है तो हमने उसका एक क्वेश्चन जो उससे ज़्यादा जो उसके करीब था उस कॉन्सेप्ट के, हमने उस क्वेश्चन को जो है वो लिया, और हमने उसके आंसर दे दिया। अब हम जो है इसमें कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चन हम शामिल कर सकते हैं, और एक्चुअली जो भी हम आंसर देंगे उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि वो लोग जो अपने क्वेश्चंस या अपनी क्यूरीज हम तक नहीं पहुंचा सके, या जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें प्रॉब्लम है लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स हम तक नहीं कर सके, तो हम मेरी कोशिश यही होगी कि हम इस तरह से अपने इस सेशन को जवाब दें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसको समझ सकें, और वो लोग जो इसमें क्वेश्चंस नहीं भी भेज सके तो उनका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम इस हिसाब से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट जो है क्वेश्चंस आए हैं लोगों के, उसके में मैं अब स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन, बाय नेम हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें भेजा है मोहम्मद हमज़ा। ये है 7th सेमेस्टर है इनका, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। जी, मोहम्मद हमज़ा ने, जो कि 7th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, कहाँ पे हैं ये, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के। और इनका क्वेश्चन जो है वो ये है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मोस्ट अकर इन मेल और फीमेल, और व्हाट इज इट्स मैनेजमेंट। तो इनका ये सवाल है हमारा मोहम्मद हमज़ा का, जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कि इसका प्रिवलेंस क्या है। प्रिवलेंस का मतलब ये होता है कि कौन ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस प्रिवलेंस कहते हैं, कि ये कितना इसका जो है डेमोग्राफिक, जो डेमोग्राफिक का मतलब है कि डेमोग्राफिक उसके पूरे का पूरा जो है हमें उसकी कैलकुलेशन के कितने मेल्स कितने फीमेल्स में होता है। तो इसमें इन्होंने डेमोग्राफिक, हम इसकी अगर करें डेमोग्राफी की तरफ जाएं, या
या फिर अगर आप कहें कि प्रेवलेंस यानी किस तरह होता है, किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो वो हम आपको बताएंगे। इसमें इनका जो क्वेश्चन है हमजा का, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं ये, और इन्होंने सवाल ये पूछा है कि इसमें मेल पेशेंट को ज़्यादा होते हैं या फीमेल, या जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है सबसे ज़्यादा मेल्स में होता है या फीमेल में, कौन सा जो है इसमें से जेंडर ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो आपके लिए मैं आप ये ब्रीफ कर दूं कि सबसे ज़्यादा जो है प्रिवलेंस जो है इसके, अगर एक रिसर्च हुई उस रिसर्च में बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो है इसमें वैसे तो इक्वली जो है मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स बोथ आर इफेक्टेड, लेकिन जो है फीमेल्स का रेशियो जो है एज कंपेयर टू मेल्स के ज़्यादा है। उस रेशियो की, उसका रेशियो है आई थिंक 16.5 जो है वो फीमेल्स होती हैं और 10.04 समथिंग लाइक दिस, तो ये जो है वो मेल का रेशियो है। अच्छा, ये इसलिए फीमेल का रेशियो इसमें ज़्यादा यूँ होता है कि देखें फीमेल्स के अंदर जो है, क्योंकि ऑस्टियोप्रोसिस ये जैसा कि आपको पता है कि व्हाट इज़ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, क्योंकि हम क्वेश्चन जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कम से कम डेफिनेशन तो पता हो, या कि वो लोग जो कि अभी हमें देख रहे हैं या वो लोग जिन्होंने अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो उनके लिए ये है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द सर्विकल स्पाइन, यानी कि ये एक प्रोग्रेसिव जो कि मतलब मुस्तकिल बढ़ती है, डीजनरेटिव मतलब डीजनरेशन होना, कि डिटोरिएट हो जाना फंक्शंस का टिश्यूज के फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। तो यानी ये कि ये वो बीमारी है, इट इज द कंडीशन इसमें इन विच देयर इज अ डिटोरिएशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज फ्रॉम हायर टू द लोअर लेवल, यानी कि ये प्रोग्रेसिव होती है, यानी बढ़ती है स्लोली स्लोली जो है, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। और वैसे तो इसको ये कहते हैं कि ये जो है वो एक वेयर एंड टेयर ऑफ बोन्स है, और एज के साथ साथ होती है, और एज के साथ साथ जो है वो डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं, यानी कि डिटोरिएशन होता है फंक्शन ऑफ द टिश्यूज में। और बाकी ये है कि देखें इसकी डेफिनेशन, अगर जाएंगे सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए तो इसमें आपको डिफरेंट डेफिनेशन मिलेंगी। अब मैं आगे जो है वो इसमें क्वेश्चंस और देखते हैं क्या आते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी आपको यहीं तक आपको समझ आ गया, इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज। और ये जो है टिश्यूज को और अच्छा, इट इन्वॉल्व्स ऑल द सर्विकल स्ट्रक्चर। अगर आप ये कहते हैं कि सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस सिर्फ जो है, बाज लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है इट्स अ डिजीज ऑफ ओनली वर्टिब्रा, लेकिन ये जो है ये सारे के इट इन्वॉल्व्स ऑल द सर्विकल स्ट्रक्चर, तमाम जितने भी सर्विकल स्ट्रक्चर हैं। सर्विकल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं देखें, उसमें वर्टिब्रा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, फिर उसके लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, नर्व्स हैं, जो भी चीज़ें जो है वो इसमें इन्वॉल्व, जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके सर्वाइकल स्पाइन पे होते हैं वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए जो है इसमें हम डेफिनेशन में ये ना समझे कि ये सिर्फ डिजीज है वर्टिब्रा की, लेकिन इट इन्वॉल्व्स ऑल द स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जितने भी सर्वाइकल स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे और सर्वाइकल स्पाइन में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस में। और ये जो है वो एजिंग प्रोसेस के साथ साथ भी होता है। आफ्टर 40-45 जो है वो ये जो है इसको कहा जाता है कि ये जो है डीजनरेशन, क्योंकि नॉर्मली डीजनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाता है, एजिंग एजिंग अगर आप रिसर्च से देखें तो 30 इयर्स के बाद जो है हमारा एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि हम लोग तो सोचते हैं 30 ईयर में हम जवान हैं, लेकिन एक्चुअली जो है हमारा जो सिस्टमिक जो हमारी जो एजिंग है वो हमारी शुरू हो जाती है आफ्टर 30, न्यूरोलॉजिकल एजिंग हमारी शुरू हो जाती है आफ्टर 30 ईयर्स। तो इसी तरह से ये जो है एजिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 30। अब अपने आप को जवान 30 में आप ये ना समझें कि आप लोगों को किसी अपनी जो है वो ट्यूनिंग और ट्यूनिंग की जरूरत है, इसका मतलब 30 ईयर से आपको अपनी ट्यूनिंग की जरूरत होती है, अपना वेयर शुरू हो जाता है आप लोगों का, एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो अच्छा, उसके बाद इन्होंने पूछा है कि हमजा ने हमसे, जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं, वो उन्होंने हमसे ये भी पूछा है कि अगर आपको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है तो वो उसकी मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट जो है वो हम आगे देखते हैं, उसके साथ साथ हम मैनेजमेंट भी आपको बताएंगे एंड में। अगर पहले हम इन सब के क्वेश्चन जो है वो वन बाय वन जो है वो हम सॉल्व करते जाते हैं, उसके बाद हम मैनेजमेंट जो है वो उसके बाद आपको बताते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन भेजा है आयजा जिया। आयजा जिया जो है वो 5th सेमेस्टर में है, और इनका सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड इट्स मैनेजमेंट।
ठीक है। इन्होंने जो हमें भेजा है आयजा जिया ने, ये 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट है, और इन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड स्पॉन्डिलोसिस। देखें, आपको एक सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जो डेफिनेशन है वो आपको पता है। एक्चुअली जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ पार्स आर्टिकुलरिस। पार्स आर्टिकुलरिस यानी कि पार्स आर्टिकुलरिस वो बोन का पीस होता है जो दोनों वर्टिब्रा के जो जॉइंट्स होते हैं, जो फेसिड जॉइंट्स होते हैं, उनको मिलाने के लिए जो है, जो पार्स आर्टिकुलरिस एक बोन का पीस होता है, तो जो दोनों जॉइंट्स को आपस में मिलाता है, उसके अंदर जो डिफेक्ट हो जाता है उसकी वजह से स्पॉन्डिलोस, उसके डिफेक्ट को स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। और अगर वो गर्दन में होता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहलाता है, और अगर वो बैक में होता है तो वो लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहलाता है। तो फेसिड जॉइंट के एक्चुअली जो फेसिड जॉइंट को जोड़ने वाला जो सेगमेंट ऑफ बोन है, पार्स आर्टिकुलरिस, पार्स आर्टिकुलरिस, पार्स मतलब पार्ट, आर्टिकुलरिस वो पार्ट जो कि जोड़ता है, आर्टिकुलेट करता है किसको? दोनों वर्टिब्रा को। उनके दरमियान जो भी प्रॉब्लम होता है उसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अच्छा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसे कि हमने आपसे पहले भी बताया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इट इज रिलेटेड टू द एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस से वेयर एंड टेयर होती है। हमारी कार्टिलेज जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डीजनरेटिव चेंजेस में क्या होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है जो वो घिस जाती है, उसकी वेयर एंड टेयर हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स आपस में करीब आ जाती हैं। जब बोन आपस में करीब आ जाती हैं तो उनके अंदर रबिंग या फ्रिक्शन होती है। तो उस फ्रिक्शन से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म रखा है कि अलग कुदरती तौर पे जो है वो एक बोन की ग्रोथ हो जाती है। उस बोन की ग्रोथ को क्या कहते हैं? ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है? वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, कि बोन्स जो है, मतलब एक बोन की ग्रोथ हो रही है दोनों वर्टिब्रा के बीच में, ताकि जो बोन्स हैं वो आपस में घिसे नहीं। आपस में इसलिए नहीं घिसे कि उस हिस्से से जो है हमारी नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है, तो उस नर्व को पिंच करने से बचाने के लिए कुदरत ने हमारी बॉडी में मैकेनिज्म रखा है कि बोन की ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, और क्या कहते हैं, अपना ऑस्टियोफाइट्स या स्पर्स, स्पर ग्रोथ कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये बोन की ग्रोथ हो जाती है, स्पर फॉर्मेशन हो जाती है, तो स्पर फॉर्मेशन अगर आप इसको बोन को अनट्रीटेड रखते हैं बहुत अरसे तक, जो है ये डिजेनरेटिव चेंजेस चल रही होती हैं, तो क्या है, ये ओवर ग्रोथ हो जाती है, फिर ये ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। ये और उस स्पेस को, जो दोनों बोन्स की स्पेस है, जाहिर है जो कम हो गई, पहले तो ये इसको खोलने के लिए बनती है, फिर जब ये इतनी बड़ी खुद हो जाती है तो क्या होता है, ये और इस स्पेस को, इंटरवर्टिब्रल स्पेस को, दोनों वर्टिब्रा के दरमियान जो स्पेस है उसको कम कर देता है। और उसको जब ये कम करता है तो उसके दरमियान में छोटी सी जगह में से नर्व भी गुजर रही होती है, तो वो नर्व पिंच करना शुरू हो जाती है स्पर फॉर्मेशन की वजह से। उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोसिस, सॉरी। अच्छा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जो है मैंने आपको बताया कि पार्स आर्टिकुलरिस, पार्स आर्टिकुलरिस, पार्स से मतलब पार्ट, आर्टिकुलरिस जो जोड़ता है, यानी पार्स आर्टिकुलरिस यानी ये वो पार्ट है जो कि दो वर्टिब्रा को आपस में जोड़ता है, और दोनों वर्टिब्रा का वो ज्वाइंट क्या कहलाता है? फेसिड ज्वाइंट कहलाता है। अब फैसिड ज्वाइंट का जो है, फैसिड ज्वाइंट जो है उसकी सबसे जो साइन सिम्टम्स में जो है, अगर आपका फैसिड ज्वाइंट जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, तो सबसे ज़्यादा क्या होती है? स्टिफनेस जो है वो मेन जो है इसकी साइन सिम, इसकी अगर आप साइन सिम्टम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें साइन सिम्टम में मिलेगा, अगर फैसिड ज्वाइंट आपके पार्स आर्टिकुलरिस में अगर आपके प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा? स्टिफनेस ऑफ बैक। आप बहुत देर तक अगर खड़े हैं या बहुत देर तक अगर बैठे हैं तो डिफिकल्टी इन एक्सटेंशन और स्टैंडिंग, जब आप सीधे खड़े होंगे आपको बहुत ज्यादा सिवियर पेन होगा। इसको कहते हैं फैसेट सिंड्रोम। ये क्या कहलाती है? फैसेट सिंड्रोम, यानी कि जब आप बहुत देर तक खड़े हो जाएं या बहुत देर तक किसी पोजीशन में बैठे रहें, उसके बाद जब आप स्ट्रेट होंगे तो आपको बहुत सिवियर पेन होगा। और ये पेन कैसे रिलीव होगा? जब आप फॉरवर्ड यानी फ्लेक्शन में जाएंगे तो क्या होता है, उस वक्त आपको रिलैक्सेशन फील होती है। जब आप फ्लेक्शन में जाते हैं तो दोनों, अब ये देखें, फ्लेक्शन में जाने के बाद ये वर्टिब्रा है ना, ये आगे की तरफ जाएंगे तो खुल जाते हैं। जब ये खुलते हैं तो नर्व के ऊपर
ऊपर से प्रेशर चला जाता है, यानी फॉरवर्ड मूवमेंट में आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई भी जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस का है या सर्वाइकल, तो कोशिश ये होती है कि लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। जब वो आगे की तरफ झुकते हैं तो ज्वाइंट स्पेस बढ़ जाती है और जो नर्व के ऊपर प्रेशर है ऑटोमेटिकली वो रिलीज हो जाता है फॉर सम टाइम। तो पेशेंट को उस पोजीशन में यानी अडेप्ट कर लेते हैं ना वो पोजीशन। जैसे अब अगर हमारे पैर में कांटा चुभ जाएगा तो क्या करेंगे, हम पैर उठा के वक्ती तौर पे चलना शुरू कर देते हैं। ये कुदरत में हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि जब हम फ्लेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे स्टेनोसिस के पेशेंट्स में स्पेशली आपको एक चीज ये नजर आएगी कि जो भी स्टेनोसिस के पेशेंट्स होते हैं वो फॉरवर्डली जब झुकते हैं तो उनको बहुत रिलैक्सेशन फील होती है। तो इसी तरह से जब हम स्पॉन्डिलोसिस का केस होता है तो उसमें हमें फैसिट सिंड्रोम मिलती है। फैसिट सिंड्रोम का मतलब यह है कि जब पेशेंट फॉरवर्ड जाएगा तो जॉइंट स्पेस खुल जाती है और नर्व के ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाता है। और अगर पेशेंट जो है बहुत देर तक बैठा है, बहुत देर तक खड़ा है, तो उसको एक्सटेंशन में जो है वो बहुत ज्यादा पेन होगी। ये है फैसिट सिंड्रोम। तो ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस फैसिट जॉइंट और पार्स आर्टिकुलरिस के डिफेक्ट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, मैंने अब आपको ये बताया कि एक्चुअली मैकेनिज्म क्या होता है। वैसे तो इट इज अ डिफेक्ट ऑफ द पार्स आर्टिकुलरिस। पार्स आर्टिकुलरिस का अगर डिफेक्ट होता है तो क्या होता है कि वर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क डैमेज होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बाद जो है किस तरह से ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है। अब ये इसी से मुतालिक है, उसको कहते हैं स्पॉन्डिलिथोसिस। स्पॉन्डिलिथोसिस कहते हैं कि अगर आपका ये जो पार्स आर्टिकुलरिस है, ये सेगमेंट ऑफ द बोन जो है जिसने दो फैसिट जॉइंट्स को, दो जॉइंट्स ऑफ वर्टिब्रा को मिलाया हुआ होता है, अगर वो उसमें फ्रैक्चर हो जाए या कोई डिजेनरेशन ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, वो उसकी ग्रिप जो है वो जॉइंट्स पे से, जैसे दो वर्टिब्रा के जॉइंट जो है वो लूज हो जाते हैं। जब जॉइंट लूज हो जाते हैं तो एंटीरियर या जो है फॉरवर्ड स्लाइडिंग, फॉरवर्ड मूवमेंट जो है स्लाइड कर जाता है वर्टिब्रा आगे की तरफ, तो उसको कहते हैं लिथोसिस। लिथोसिस यानी ढीला हो जाता है जॉइंट। किस वजह से ढीला हो जाता है, क्योंकि जो पार्स आर्टिकुलरिस है जिसने सपोर्ट दी हुई होती है दोनों जॉइंट्स को, वो जॉइंट जो कि दो वर्टिब्रा को आपस में मिलाते हैं वो जॉइंट कहलाते हैं फैसिट जॉइंट। और ये फैसिट जॉइंट्स को टाइटनेस, उसको सपोर्ट, सेफ्टी कौन देता है, पार्स आर्टिकुलरिस जो कि सेगमेंट ऑफ बोन है। अगर उसका फ्रैक्चर हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा उसका जॉइंट लूज हो जाएगा और आगे की तरफ लिथोसिस यानी आगे की तरफ फॉरवर्ड जो है वो वर्टिब्रा आपका मूव कर जाएगा। तो ये हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस की बात करते हैं। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आयजा पूछ रही है हमसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आयजा जो कि 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट है, इन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉन्डिलाइटिस एंड स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस का मैंने आपको बता दिया, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ द पार्स आर्टिकुलरिस। और उसके बाद सेकंड जो है स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस एज इट्स नेम इंडिकेट के क्या कह रहा है, इसका इंडिकेट कर रहा है दैट आपको लाइटस, जहां कहीं भी TIS आ जाता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट एरिया। तो स्पॉन्डिलाइटिस यानी ये स्पॉन्डिलाइटिस इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्पाइन विच आर रिलेटेड टू द सर्वाइकल रीजन। तो इसमें क्या हुआ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इट इज द इन्फ्लेमेशन, और वहां पे हम बात कर रहे हैं डीजनरेशन की। अगर जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रोमोटाइड आर्थराइटिस है, कोई भी इन्फ्लेमेशन है अगर जॉइंट्स की, उसकी वजह से अगर आपको नेक में पेन है तो वो कहलाएगा स्पॉन्डिलाइटिस। इन्फ्लेमेटरी डिजीज अगर आपको है तो वो कहलाएगा स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जो है कोई भी जो है वो एज की लिमिट नहीं होती। स्पॉन्डिलाइटिस यूजुअली जैसे मैकेनिकल वर्क की वजह से भी होता है, ये 17 ईयर से 35 ईयर तक के लोगों को भी उसमें भी बहुत ज्यादा होता है। तो अब आपको, आई होप कि आपको जो है इसका डिफरेंस पता चल गया होगा। मैंने आपको तीनों टर्मिनोलॉजी बता दी। स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोसिस का भी बता दिया कि पार्स आर्टिकुलरिस के डिफेक्ट को कहते हैं। लाइटस में जहां इन्फ्लेमेशन है, जैसे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कौन सी होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस इट इज आल्सो अ डिजीज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। रोमोटाइड आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग जो है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी इन्फ्लेमेटरी जितनी भी डिजीज है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर आपकी सर्विकल स्पाइन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो वो कहलाता है स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो आपको अंदाजा हो गया, वो यूजुअली जो है वो यंग एज में होता है। और ये कहाँ पर, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये उस जगह होता है जहाँ पे आपका टेंडन या लिगामेंट जो है वो अटैच हो रहा है उसको। क्योंकि वहां पे
क्यों होगा ये आपके जहन में आएगा ना, क्यों कोई भी अगर इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती है ज्वाइंट की या टेंडन की, क्या होता है उसमें, जो कोई भी जो टेंडन है उसके ऊपर टेंडन शीट होती है, टेंडन शीट में क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साइनोवियल फ्लूइड। और अगर उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, और साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज को या हाइलिन कार्टिलेज को, जो कि हमारे ज्वाइंट्स को कवर करती है। और स्पेशली जो स्पाइन के जितने भी जो हमारे जो ज्वाइंट्स हैं, वो कौन से ज्वाइंट्स होते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट है ना, तो साइनोवियल ज्वाइंट है, इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है इसकी कार्टिलेज इन ज्वाइंट्स को कवर किया हुआ होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज ने, और वो आर्टिकुलर कार्टिलेज उसको न्यूट्रिशन मिलती है साइनोवियल फ्लूइड से। अब अगर आपको कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई, जैसे आर्थराइटिस है, कोई भी इन्फ्लेमेशन, तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगी, साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह से न्यूट्रिशन जो है वो कार्टिलेज की, क्योंकि कार्टिलेज खुद से जो है वो एवेस्कुलर होती है, उसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, उसको न्यूट्रिशन मिलती है साइनोवियल फ्लूइड से। अब अगर आपका साइनोवियल फ्लूइड प्रॉपरली जो है वो उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कार्टिलेज है उसमें वेयर एंड टेयर हो जाता है। उसकी जो है किसी चीज को अगर आप खुराक नहीं दें, प्रॉपर उसको खुराक नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, उसकी वो डैमेज हो जाएगी। तो जितनी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, मैंने आपको उसका मैकेनिज्म बताया कि क्या वजह होती है कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, तो उसमें लिगामेंट्स, और जब उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, साइनोवियल फ्लूइड के जो साइनोवियल मेम्ब्रेन उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्या होता है, उसकी लुब्रिकेशन में भी फर्क पड़ता है। जब लुब्रिकेशन में फर्क पड़ता है, तो लिगामेंट और टेंडन जहां से गुजरते हैं, तो वो क्या इरिटेट होते हैं। जितनी दफा मूव करेंगे, मूवमेंट होगी, उतनी दफा जो है वो इरिटेशन होती है, इरिटेशन होती है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि उसकी लुब्रिकेशन कम हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसकी कार्टिलेज की न्यूट्रिशन कम हो जाती है। तो इस तरह कोई भी जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से जब आपकी सर्विकल स्पाइन पे प्रॉब्लम आता है, सर्वाइकल स्पाइन के स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम आता है, तो वो कहलाता है स्पॉन्डिलाइटिस। और अगर आपके पार्स आर्टिकुलरिस ड्यू टू द एजिंग जो है अगर आपके हो रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम वो होता है स्पॉन्डिलोसिस। अब हमारे पास आई थिंक आयजा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, या वो लोग जिनके जहन में इससे इसी तरह का रिलेटेड बहुत सारे एक तरह से कई क्वेश्चन हमें मिले हैं एक ही कॉन्सेप्ट के, तो वो सारे लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आयजा के बाद जो है ये हमारे पास आया है रुबाब मलिक। रुबाब मलिक ने हमसे क्वेश्चन किया है, ये किंग कॉलेज साहिवाल 7th सेमेस्टर। जी, रुबाब मलिक जो है वो किंग्स कॉलेज जो है वो साहिवाल से इन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है, और ये स्टूडेंट हैं 7th सेमेस्टर के। जी रुबाब मलिक साहब, आप क्या रुबाब मलिक आई थिंक मेल है। रुबाब मलिक ने हमसे सवाल किया है, इज देयर एनी सर्जिकल हेल्प रिक्वायर इन द सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस। ठीक। अब ये हालांकि एंड में एक क्वेश्चन हमें लेकिन जैसे आ रहे हैं हम उसी तरह से आपसे जवाब देंगे। ठीक है। देखें, इसमें मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी, इसके बाद इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसमें सर्जिकल जो है वो हेल्प क्या हो सकती है। देखिए, हमारे जो स्पाइनल जितने भी जो हमारे केसेस हैं, स्पाइनल केसेस के अंदर ये होता है, सर्वाइकल स्पाइन के अंदर अगर आपका, इसके कई 4 कॉजेज होते हैं। नंबर 1 जो कॉज होता है सर्वाइकल स्पाइन का, आपका मस्कुलर कॉज होता है। मस्कुलर कॉज क्या होता है कि आपका डिसयूज है, आपका पॉस्चर और आपका प्रोफेशनल वर्क। अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशनल वर्क है कि कंटिन्यूसली आपका नेक जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट में है, और जैसे बार बार मैं आप सब लोगों को हर सेशन में बताती हूँ कि जब आपका नेक 1 इंच नीचे जाता है, तो आपके 10 पाउंड्स का जो प्रेशर है वो आपकी स्पाइन पे आता है। ठीक है ना। आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब आपका हेड 1 इंच फॉरवर्ड आता है, तो आपका 10 पाउंड का वजन जो है, 10 पाउंड का प्रेशर जो है वो आपकी स्पाइन पे आता है। तो इसी तरह से जब आप जो है बहुत ज्यादा जैसे लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल फोन पे बैठे हैं, या बहुत देर तक आपने सर झुका के या मोटा तकिया जब आप लेते हैं, तो नेक आगे हो जाता है ना। तो जितनी देर आपका नेक आगे रहता है, उतनी देर जो है वो 10 पाउंड का प्रेशर आपकी स्पाइन पे रहता है। और आपको पता है कि हमारे नेक के मसल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी हमारे सर को होल्ड करके रखते हैं, हमारे सर को उठा के रखते हैं। तो ये मसल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब हम इनको मिस यूज करते हैं, डिस करते हैं, और हम इस तरह से एबनॉर्मली उसको यूज करें, तो क्या होता है, वो मसल्स फटीक में चला जाता है, वीक हो जाता है, और हमें पेन फील होता है। अगर आपको पोस्टरल एबनॉर्मेलिटी है, मस्कुलर वीकनेस है, तो उसकी वजह से क्या है, सबसे
सबसे पहले अब मैनेजमेंट भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ, तो उसमें जो है, इसमें हमें सबसे क्या है, अपने नेक का पोस्चर जो है वो हमें करेक्ट करना है, नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी होती है, और सर्विकल कॉलर। आगे क्वेश्चन जो भी आएंगे हम उसको करते जाएंगे वन बाय वन। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा कॉज होता है डिस्क का। देखिए अमूमन ऐसा होता है कि ज्वाइंट जो है, फैसेट ज्वाइंट या ज्वाइंट जो है वो बिल्कुल डिस्क के करीब होते हैं। पहले जो है वो ज्वाइंट डिस्टर्ब होता है, ज्वाइंट के साथ वो डिस्क पे ट्रांसफर हो जाता है। और क्या होता है, जैसे अगर हम ऐसे कान मोड़ के एक साइड के ज्वाइंट को जो है वो हम हर्ट कर रहे हैं, उस साइड की डिस्क भी घिस जाएगी, उस साइड का ज्वाइंट पे भी इफेक्ट होगा। तो जब उस पे इफेक्ट होता है तो उसकी डिस्क भी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है, और उसके साथ साथ जो है वो हमें डिस्क से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ये डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आते हैं। तो उसमें फिर क्या है कि हमारे नर्व पिंच, अगर आपकी डिस्क जो है वो प्रॉब्लम में आ गई, आपको इन्फ्लेमेशन इतनी हो गई, और डिस्क जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसका क्या फंक्शन है, वो शॉक एब्जॉर्बर होता है, दोनों वर्टिब्रा को एक दूसरे से अलग रखता है। और उसके अलावा ये जो है, अगर ये डैमेज हो जाता है तो दोनों वर्टिब्रा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्योंकि आपको इसका स्ट्रक्चर पता है, डिस्क के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक इसका जेली लाइक स्ट्रक्चर, वाटर कंटेंट, इसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, और उसके सराउंडिंग में एनुलर रिंग होती है, लिगामेंट्स होते हैं, जिसके वजह से अंडा नहीं होता, अंडे की जर्दी होती है बीच में। तो क्या होता है, इंटरवर्टिबल डिस्क बिल्कुल उस तरह होती है। जब ये दोनों आपस में दबते हैं तो क्या होता है, वो इंटरवर्टिबल डिस्क, जब वर्टिब्रा एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये डिस्क जो है प्रोलैप्स हो जाती है, यानी जो चीज है, सैंडविच को जोर से दबाएं तो नीचे बाहर निकल आती है ना चीज। तो इस तरह से उसमें जहां वहां से नर्व भी गुजर रही है तो वो नर्व भी उससे पिंच होती है। तो इसमें हम जो बात कर रहे थे कि ये अगर डिस्क का प्रॉब्लम होता है तो क्या, अगर आपकी नर्व पिंच हो रही है, अगर आपकी नर्व पिंच हो गई, रेडिकुलोपैथी हो गई, तो वो डिपेंड करता है कि जो एरिया की नर्व है, अब जो जिस एरिया की नर्व इन्वॉल्व होती है, जो नर्व जो है उसकी वजह से जो एरिया जो सप्लाई करती है, उस एरिया में आपको पेन शुरू हो जाता है। उस पेन की वजह से जो है, सपोज जैसे मैं आप फॉर एग्जांपल अगर आपको कहूँ कि C5 और C6 अगर आपका इन्वॉल्व हो जाए, C5 C6 नर्व अगर आपकी इन्वॉल्व होती है, तो आपका ये थंब और ये इंडेक्स फिंगर आपकी होती है। C6 और C7 की नर्व अगर इन्वॉल्व होती है, मिडल फिंगर होती है। C7 और T1 अगर इन्वॉल्व होती है तो ये इनर साइड जो है, ये आपकी जो है, इसमें आपको प्रॉब्लम आता है। अच्छा, रेडिकुलोपैथी क्या कहते हैं, जब नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो। उस रेडिकुलोपैथी की खास पहचान ये है कि नमनेस होती है, बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, ये इसकी खास पहचान है पेन के साथ। तो क्या, पैरेस्थीसिया हो जाता है, हाइपरस्थीसिया हो जाता है, यानी सुन हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी जो नर्व जिस एरिया को सप्लाई कर रही है, अगर वो वाली एरिया में वो नर्व कंप्रेस हो रही है तो वही एरिया जो है वो आपका, और अगर C3 C4 होगा तो आपके शोल्डर की वीकनेस होगी। तो अगर आपको डिस्क के साथ नर्व इंपेजमेंट हो रही है तो आपको ये स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे। थर्ड जो है वो जो सबसे ज्यादा खतरनाक, अच्छा इसमें भी जो है, अगर हम बात करते हैं इसमें भी जो है, जो इंटरनेशनल रिसर्च कहती है, जो लेटेस्ट स्टडीज कहती हैं, वो ये कहती हैं कि इसमें जो है 50 से 60% जो पेशेंट्स होते हैं वो 4 वीक्स के बाद जो है वो ठीक हो जाते हैं, और जो है 70% केसेस जो हैं वो 6 वीक और मोर देन 6 वीक जो है वो 8 वीक्स में सही हो जाते हैं, और 90% केसेस जो हैं वो 12 वीक्स में सही होते हैं। यानी आप देखें कि विद द हेल्प ऑफ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी दवाओं के साथ, विद द हेल्प ऑफ प्रिकॉशन एंड विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी और रेस्ट, ये सारी चारों चीजें मिलके जो है वो आप बता रहे हैं कि 50 to 60% केसेस जो है वो 4 वीक्स में ठीक होते हैं, और 70% जो है वो 6 वीक में होते हैं, और 90% केसेस जो है वो 8 वीक्स में जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर आपकी नर्व इंपेजमेंट हो रही है या नर्व आपकी दब रही है, तो उसके बाद भी क्या होता है कि ये अरसा, इतने अरसे में ये तीनों चीजों के साथ उसकी मैनेजमेंट करते हैं, और उसको पेशेंट जो है वो रिकवर, ये इंटरनेशनल रिसर्च और स्टडीज कह रही हैं। इसके बाद एक और थर्ड जो कंडीशन होती है, उस थर्ड कंडीशन में ये होता है कि जब डिस्क जो है वो स्लिप होके, अब आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपकी डिस्क जो है, क्योंकि वर्टिब्रा के बीच में से जो है, इसमें मेरे पास ये है, ये देखिए, लेकिन ये सर्विकल का नहीं है, लंबर का है। तो ये जो स्पाइन, ये जो डिस्क है, इसके बीच में जो है ना, ये बीच में जो है स्पाइनल कॉर्ड चल रही है। अब अगर ये डिस्क स्लिप होके पीछे की तरफ स्लिप होके, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर देती है, इसका मतलब ये ब्रेन पे प्रेशर डाल रही है ना, अब ब्रेन, इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेन। तो अगर ये जो है, इसको कहते हैं सर्विकल माइलोपैथी। क्या कहलाती है ये? सर्विकल माइलोपैथी। और जब ये सर्विकल माइलोपैथी हो जाए, सर्विकल माइलोपैथी की क्या साइन सिम्टम होती है? एक तो रेडिकुलोपैथी हो जाएगी, जो आपको पता है कि
नमनेस है, वीकनेस ऑफ आर्म। और फिर मैंने आपको बताया जितनी नर्व्स हैं आपने उनके एरिया देख लिया ना, कौन कौन सी नर्व है, कौन कौन सा एरिया, उन सारे मसल्स की वीकनेस हो जाती है, वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज हो जाती है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बाद फिर भी जो लेटेस्ट रिसर्च कहती है, जो लेटेस्ट स्टडीज कहती हैं कि 50 to 60% जो केसेस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं 3 मंथ में बाय द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, रेस्ट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो लेकिन उसके बाद जो है उनका फॉलो अप रखा जाता है 10 डेज का। 10 डेज के बाद जो है वो पेशेंट को फॉलो अप पे रखते हैं। अगर उसकी जो है वीकनेस जो है वो लेग की वीकनेस, आर्म की वीकनेस, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन ये बढ़ रहा है तो फौरन जो है वो उसको सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं। यानी खुदा ना खास्ता अगर आपकी ज़्यादा वीकनेस हो गई, ज़्यादा पैरालिसिस की तरफ आप चले गए, तो उसमें फौरन इमरजेंसी में जो है वो आपकी सर्जिकल मैनेजमेंट की जाती है। तो अच्छा, सर्जिकल मैनेजमेंट में मैं अभी से आपको बता दूं कि सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है वो अब ये डिसीजन तो आपके डॉक्टर का होता है कि उसको सर्जिकल मैनेजमेंट कौन सी देनी है। लेकिन यूजुअली जो है इसके लेमिनेक्टोमी कहते हैं या डीकम्प्रेशन सर्जरीज कहलाती हैं। और डीकम्प्रेशन सर्जरी, लेमिनेक्टोमी में अब जो लेटेस्ट जो सर्जरीज आती हैं वो देखें एंडोस्कोपी से होती है, या तो ये एंटीरियर अप्रोच होती है या फिर पोस्टीरियर जो है वो आपकी एंडोस्कोपिक होती है। उसमें दो तरह की होती है। एक तो ये होता है कि इसमें जो है एंटीरियर अप्रोच करके जो पीस जो है, जो जो बोन का पीस जो है जो कंप्रेशन डाल रहा है उस कंप्रेशन उस पीस को काट देते हैं। जब उस पीस को काट देते हैं, खुला तो नहीं छोड़ सकते, तो उसकी जगह ग्राफ्ट लगाते हैं। ग्राफ्ट आपकी बोन से ही लेकर, किसी भी आपकी बॉडी की बोन से लेके उसके अंदर ग्राफ्ट लगा देंगे। जब उसकी ग्राफ्ट लग जाता है तो अब देखें वो तो आपने उसको नर्व को रिलीज कर दिया, वो उस चीज को तो आपने ठीक कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है इसको फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन भी जो है वो फ्यूज हो जाती है वो जगह। और उसमें क्या होता है वो वाला जो है जहाँ पे इन्होंने सर्जरी कर दी, तो सर्जरी करके इसकी वजह से क्या हमारी बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइन का मतलब पता है कि यानी एक एंगुलर मूवमेंट्स होती हैं, फोर्सेस हमारी स्पाइन पे, मतलब एक खास है। फिजिक्स की अगर बात करें तो हम मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी चीजें ये हम आगे आप कभी करेंगे, अभी बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन रह जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी स्पाइन की बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या होता है कि उसके ऊपर वाला ज्वाइंट और नीचे वाला ज्वाइंट, जैसे अब आपने एक वर्टिब्रा आपने ऑपरेट किया तो उसके ऊपर और नीचे वाले ज्वाइंट में जो है वो प्रेशर आता है और वो जो है वो डिस्क जो है वो मूव नहीं करती। जिसको आपने रिपेयर करवा लिया, ग्राफ्ट लगा लिया, तो वो जो डिस्क है उसके ऊपर वाली और उसके नीचे वाला ज्वाइंट मूव नहीं करता। इस तरह से क्या होता है उन दोनों ज्वाइंट्स पे मैकेनिकल प्रेशर आता है, समझ गए। तो क्या होता है अक्सर जब ये सर्जरीज होती हैं सर्विकल की, तो उसमें क्या उसके बाद जो है वो तो सही हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर और लोअर वाले ज्वाइंट पे प्रेशर आने के चांसेस होते हैं। सेकंड जो है अब जो बहुत ज्यादा यूज हो रही है, बहुत लेटेस्ट जो सर्जरीज हैं, उसमें क्या होता है उसमें ऐसा करते हैं कि पूरी की पूरी डिस्क उठा के ना नई जो है वो ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, इम्प्लांट कर लेते हैं। दूसरी डिस्क ली आर्टिफिशियल डिस्क बनी हुई होती है, वो आर्टिफिशियल पूरी की पूरी डिस्क जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क या वो बोन का पीस काटने के बजाय पूरी डिस्क का ग्राफ्ट लगा लेते हैं और रिप्लेस जिसे आप कहते हैं। तो उसमें क्या होता है जब आपने पूरी की पूरी डिस्क उसमें लगा दी तो फिर क्या होता है ऊपर वो डिस्क बिल्कुल ऐसे मूव करती है जैसे कि वो नॉर्मल ज्वाइंट मूव करता था। तो अब जो क्या होता है उसमें जैसे पहले जो होता है ज्वाइंट की वजह से हमारे वो ज्वाइंट पूरे का ऊपर और नीचे वाले ज्वाइंट पे प्रेशर नहीं आता फिर। तो क्या है ऊपर वाला ज्वाइंट भी सेफ रहता है, नीचे वाला ज्वाइंट भी सेफ रहता है, और वो वाला ज्वाइंट जो है वो वैसे ही मूव करता है जैसे पहले मूव करता है। तो अब आपको पता चला अगर सर्वाइकल सर्वाइकल माइलोपैथी होती है, यानी जब कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है, डिस्क स्लिप होकर स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करने लगती है, स्टेनोसिस हो जाता है बहुत ज्यादा और आपकी नर्व कंप्रेशन शुरू हो जाता है, आपकी वीकनेस ऑफ बॉडी यानी लिम्स, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, आपका बॉल ब्लैडर कंट्रोल सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है आपको सर्जरी की जरूरत होती है माइलोपैथी में। और उसमें दो तरह की सर्जरी मैंने आपको बता दी जिस तरह से ये सर्जरीज होती हैं। और इस क्योंकि देखें सर्जरी भी कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है, जब रिक्वायरमेंट है तो आपको करवानी पड़ती है, पेशेंट हो आप लोग खुद हो। तो उसकी वजह ये होती है कि बजाय इसके कि आप पैरालाइज हो जाएं, बेड रिडन हो जाएं, तो उससे बेहतर यह है कि आप उसका ट्रीटमेंट ले लें। अच्छा, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी, ये तो थे रुबाब मलिक का जो हमने क्वेश्चन का जवाब दिया। आई होप रुबाब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ी भी कोई डिफिकल्टी है तो आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी इसमें कोई पूछने पे कोई वो पाबंदी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया है इब्तिसाम वेरिक।
आई थिंक मैं ठीक हूँ, कोई अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो। जी, इब्तिसाम विरिक, इस जो है रिफा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस। कौन है ये इब्तिसाम वरिक? रिफा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इन्होंने हमसे पूछा है। सवाल ये है इनका कि बेस्ट वे टू स्लीप विद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो है अगर आपको हो जाती है तो आपने किस तरह से सोना है। अंडरस्टैंड? तो जी, इब्तिसाम वरिक जो कि हमें रिफा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उनका सवाल का जवाब हम देते हैं कि देखें इब्तिसाम, ऐसा होता है कि जब मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक सबसे बड़ा एम ये है कि जब आपका सर 1 इंच नीचे आगे की तरफ आता है तो क्या आपके स्पाइन पे प्रेशर आता है। इसी तरह से अगर आप जब सोते हैं और आपने ऊंचा तकिया लिया, ऐसा तकिया लिया जिससे आपका सर फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहा है, तो आप जब सुबह उठेंगे तो आपकी स्पाइन विद प्रेशर 5 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे 7 घंटे आपने स्पाइन के ऊपर प्रेशर डाल के रखा ना, तो क्या होगा अगर किसी चीज पे आप मुस्तकिल प्रेशर में रखें, उसको टेंस रखें, तो उसमें दर्द होगा। जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी नेक में बहुत पेन होगा। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने वो पिलो लेना है जो हमारा सर्वाइकल नॉर्मल कर्व जो अल्लाह ताला ने हमारा बनाया है, सर्वाइकल कर्व, सर्वाइकल लॉर्डोसिस 15 to 20 डिग्री का होता है, सबको पता है ये। तो वो सर्वाइकल कर्व इसलिए होता है कि हमारे जो नेक की बायोमैकेनिक्स है ऐसी अल्लाह ने बनाई है कि हमारे नेक की स्पाइन के ऊपर प्रेशर ना आए। वो कर्व इसलिए बनाया होता है। तो हमने उस कर्व को सपोर्ट देनी होती है। कर्व को जब हम सपोर्ट देंगे तो हमारा नेक ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा, आगे की तरफ नहीं आएगा। हमने ऐसा पिलो लेना है, या नेक रोलर, जैसे गोल वाले नेक रोलर जो बेबी रोलर्स होते हैं, ये मेरे पास पड़ा हुआ भी है, देखे इस तरह का जो नेक रोलर है, छोटे पतले वाले जो नेक रोलर है, ये आपने जो है अपने सर्वाइकल कर्व में रखना होता है। और दूसरा जो है सबसे ज्यादा आपने करवट से अगर आप आ गए, या फिर आपने कोई पिलो ले लिया, जो सॉरी बेडशीट को उसको रोल कर लिया, या आपने टॉवल को रोल करके बड़े उसमें यहाँ तक, ताकि आप जब करवट से जाएं तो ये आपको कवर कर ले। और दूसरी चीज ये है कि जैसे हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने सॉरी हमारी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप जब सीधे करवट पे लेटे और सीधे करवट पे हाथ ऐसे नीचे रख के लेटे तकिए के साथ, तो क्या होता है कि वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये है कि जब हम हाथ रखते हैं तो हमारे कर्व का जो गैप होता है, यहाँ पे थिकनेस ज्यादा हो जाती है ना हाथ रखने से, तो वो गैप कवर हो जाता है। आप ये देखें हमारे इस्लाम में हर चीज है, अगर हम इस्लाम के हिसाब से चलते हैं, उसके हिसाब से मेडिकल साइंस वही कहती है जो इस्लाम ने कहा है। तो इस तरह से हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत रसूल है, आप ये देखें उसमें उन्होंने जिस तरह से कहा है कि आपने हाथ रख के साइड पे जब आप सोते हैं तो क्या आप इस कर्व को सपोर्ट दे रहे हैं। तकिए के साथ जो थिकनेस रह जाती है ना, क्योंकि इस तरह तो थिकनेस ज्यादा गैप हो जाता है, तो हाथ रखने से उस गैप को वो फिल कर देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब हमने सोना है तो हमने इस तरह से सोना है कि हमारा सर फॉरवर्ड मूवमेंट उसमें ना हो। तो ये हो गई हमारा आपको कि किस तरह से सर्वाइकल अगर हो जाता है तो आपने अब बल्कि जिन लोगों को सर्वाइकल नहीं भी है, या सर्वाइकल जरूरी नहीं आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया तो उसके बाद आप ऐसे तकिया और ऐसी सपोर्ट रहें, लेकिन अगर आपको इन केस अगर आपको वैसे भी कोई नॉर्मल भी आपका पोस्चर ऐसे ही होना चाहिए नॉर्मल। अच्छा जी, इब्तिसाम विरिक, आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। इब्तिसाम जो कि हमारे साथ थे रिफा यूनिवर्सिटी से। और अब हमारे पास अगला क्वेश्चन भेजा है हाजरा जफर। हाजरा जफर ये जो है GCUF, GCUF इन्होंने शॉर्ट एब्रीवेशन में लिखा है, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ यहाँ पे कराची से, और मेरे मतलब मुझे हो सकता है कि इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रही है, या मुझे इसका मतलब नहीं GCUF का क्या मतलब है, F आई थिंक फॉर फैसलाबाद। खैर, हाजरा जफर जो है वो 5th सेमेस्टर से हैं, और ये इन्होंने लिखा है GCUF से हैं, 5th सेमेस्टर हाजरा जफर। उसने लिखा है कि इज वॉकिंग गुड फॉर लंबर स्पॉन्डिलोसिस। अब ये बात लंबर स्पॉन्डिलोसिस की कर रही है, वो डिफरेंट टॉपिक है, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन देखें जी, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो या सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस हो, दोनों में जो है वो आपके स्पाइनल वर्टिब्रा इन्वॉल्व होते हैं, स्पाइनल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, अब डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, आपकी जो डिजीज है वो किस लेवल पे है, और आप
किस तरह से आप जो है वो आपका कंप्रेशन हो रहा है, माइलोपैथी है। अब आप अगर वॉक की बात करेंगे ना, तो आप इस तरह से मतलब कोई भी केस देखें, मैं बार बार आप लोगों से यही कहती हूँ, कोई भी केस आप इस तरह से डिस्कस करना ना, आपके लिए, मैं अगर आपको कह दूं और आप उसको कह दें भाई वॉक करना है, तो क्या होगा, हो सकता है उसकी पैथोलॉजी और डिटोरिएट हो जाए। जब तक आप उसको असेसमेंट नहीं करते, फिजिकली असेस नहीं करते, मस्कुलर वीकनेस, उसकी पैथोलॉजी नहीं देखते, कंप्रेशन लेवल नहीं देखते, आप उसको देखें। जब कभी भी पेशेंट, बस एक फॉर्मूला फिर भी आप याद रखें कि अगर आपका पेशेंट पेन में है, बहुत तकलीफ है, डिस्ट्रेस है, तो उसमें अगर आप ये कहते हैं ना कि पेशेंट को आप चलें, आपका पेन कम हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपने पेन में अपने पेशेंट से ये कह दिया कि आप चलें, तो उससे पेशेंट को पहले आप पेन को सेटल डाउन करें, उसके बाद ही कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक आपने बतानी है। इसकी मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पहले आपने पेन को मैनेज करना है। जब पेन मैनेजमेंट हो जाए, उसके साथ साथ पेन जब कैसे मैनेज होगा, आप ट्रीटमेंट देंगे उसको जी, आप उसको पेन का ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद उसको जो है उसकी स्ट्रेंथिंग के लिए जो आपने एक्सरसाइजेस देनी है, वो तो उस वक्त देंगे ना जब पेन कम होगा। पेन में अगर आपने एक्सरसाइज दे दी या वॉक करा दी, तो उसका तो जो है वो डिटोरिएट हो सकता है उसकी कंडीशन। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जी, हाजरा जफर, शायद आपको अब समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो भी आप दोबारा इसको हमसे अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन भेजा है हमें मीरा तारिक। मीरा तारिक, थर्ड सेमेस्टर, ये भी उसी यूनिवर्सिटी से हैं, GCUF है, GCUF से थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं। और हाजरा ने जो क्वेश्चन भेजा था, ये फिफ्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट है, ये उनसे जूनियर है थर्ड सेमेस्टर में, मीरा तारिक। अच्छा, उसने लिखा है कैन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कैन बी क्योर्ड परमानेंटली। अब ये पूछ रही हैं कि उनको परमानेंटली जो है वो क्योर कर सकते हैं या नहीं। देखें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस परमानेंटली क्योर, आर्थराइटिस को आप खुद भी समझते हैं कि आर्थराइटिस जो है वो परमानेंटली क्योर नहीं होता। आप अपना जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं। कोई भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो गया, अगर आपका एजिंग की वजह से है, डीजनरेशन, देखें अब एजिंग और डीजनरेशन, एजिंग प्रोसेस तो इट इज अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म विच इज बायॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। और इसकी ये डेफिनेशन है कि इट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, आपकी कंट्रोल में नहीं है, डीजनरेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आप इस प्रोसीजर को, आर्थराइटिस को, इस डीजनरेशन को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। आप इसकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बना सकते हैं। उसमें जो है, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, डिपेंड करता है उसके कॉज के ऊपर। अगर आपका मस्कुलर कॉज है, वो तो बहुत इजीली आप ट्रीट कर लेंगे। किस तरह ट्रीट कर लेंगे, आप मस्कुलर वीकनेस को कवर कर लेंगे, आप अपना पोस्चरल करेक्शन कर लेंगे, तो उस तरह ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क की डिजनरेशन है, नर्व पिंचिंग है, तो आपको फिजियोथेरेपी चल रही है, तो उसके साथ साथ आपको एहतियात करनी पड़ती। कंप्लीटली क्योर का मतलब तो अब देखें कि अब जैसे शुगर हो गई, आपको डायबिटीज हो गई, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, अगर पेशेंट उसमें यह पूछे कि कंप्लीटली क्योर हो जाता है, कंप्लीटली क्योर नहीं होता, लेकिन ये मैनेज हो जाता है। दीज आर द मैनेजेबल डिजीजेज, नॉट द क्योरेबल। क्योरेबल एक अलग चीज है कि आपने बिल्कुल एक जख्म का एक यहाँ पे कट लगा, आपने स्टिचेस लगाए, वो ठीक हो गया, वो होता है कंप्लीट क्योर। लेकिन कुछ चीजें जो कि आपके मेटाबॉलिक सिस्टम से होती हैं, जो आपकी बॉडी के सिस्टम की डिजीजेज होती हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजेबल डिजीजेज है, क्योरेबल डिजीज है, लेकिन कंप्लीट क्योर जो है वो इसका नहीं हो सकता कंप्लीटली। के डीजेनरेशन, एजिंग को तो आप नहीं रोकेंगे ना, एजिंग के साथ जो होना है वो तो होना है, लेकिन आप इसको स्लो डाउन कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को। समझ गए ना। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो भी गया है, तो आपने केयर करनी है, अपना पोस्चर करेक्ट रखना है, मेडिसिन कर रखनी है अपनी, और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक मेरा तारिक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है बीनिश इजाज का। बीनिश इजाज ये भी इसी यूनिवर्सिटी से हैं, GCUF यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये इन सबसे सीनियर हैं, ये 9th सेमेस्टर से हैं जी। बीनिश इजाज ने 9th सेमेस्टर की स्टूडेंट है। इन्होंने पूछा है मसाज गुड इन स्पॉन्डिलोसिस। अब ये मसाज के बारे में पूछ रही हैं कि स्पॉन्डिलोसिस में मसाज जो है वो गुड है या नहीं। देखें, असल बात जो है आपकी, जो मैं बात करूं बिस्मा, ये बीनिश एजाज के मसाज आप कह रही हैं, किस टाइप का मसाज? मसाज देखें डिपेंड करता है, अगर आपकी कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में है, पेशेंट का मस्कुलर स्पैज्म हो रहा है, उसकी स्वेलिंग हो रही है, अगर आपने उसमें प्रेशर मसाज कर दिया, इन्फ्लेमेशन आपने एग्रीवेट कर दी, तो वो तो आपके लिए गुड नहीं है। लेकिन अगर आपने सपोज आपने सिर्फ रिलैक्सेशन मसाज किया, आपने फिंगर टिप्स के साथ किया,
किया, स्लोली किया, आपने क्या करा, उससे क्या करते हैं आप, नोसियोसेप्टर्स जो पेन रिसेप्टर्स हैं आप उनको स्टिमुलेट करते हैं, सेंसेशन ब्रेन में जाती हैं, जब ब्रेन में जाती हैं तो ब्रेन में जाके क्या करते हैं, वो हमारे ब्रेन से एंडोर्फिन रिलीज होता है, एंडोर्फिन रिलीज होता है जो कि हमारा हैप्पी हार्मोन है, और वो क्या कहते हैं ओपियाइड रिसेप्टर्स के साथ वर्क करके एक हमारा पेन परसेप्शन को कम कर देता है। तो मकसद ये है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम मसाज करते हैं स्लो, लेकिन अगर हम प्रेस करके मसाज कर देंगे तो हम देखें जितने भी जो नोसियोसेप्टर्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, उनकी एक खास अब हमारे यहाँ जिस तरह से मसाज किया जाता है, अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, आपने जोर से उनको रिसेप्टर्स को डैमेज नहीं करना, सिर्फ स्टिमुलेट करना है, वो भी स्लो हैंड से अगर आप करते हैं, आप एक प्रोफेशनल मसाजर है, प्रोफेशनली किसी को आता है मसाज, तो वो एक सिंपल तरीके से जो है वो ये नहीं कि आपने प्रेशर मसाज करना है, सिंपल मसाज अगर करना है तो क्या नोसियोसेप्टर्स को जो है वो स्टिमुलेट करता है, आपके जो है ए डेल्टा फाइबर जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, ब्रेन को मैसेज देते हैं, और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जो है वो एंडोर्फिन को रिलीज करता है। एंडोर्फिन हमारा हैप्पी हार्मोन है, हमारा पेन किलर है नेचुरल, वो नेचुरल पेन किलर हमारे ओपियाइड रिसेप्टर के साथ वर्क करता है और हमारा पेन परसेप्शन कम करता है। इसी वजह से जो है मसाज से या दबाने से क्या होता है, हमारे रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और एंडोर्फिन की जो है कुछ क्वांटिटी जो है वो रिलीज होती है और हमें पेन थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है। ये वजह होती है। लेकिन मसाज का भी तरीका है, ऐसे मसाज करने के आई थिंक कि कोशिश ये करें कि मसाज को अवॉइड करें, क्योंकि इतने प्रोफेशनल मसाज करने वाले हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद बीनिश एजाज के बाद हमसे क्वेश्चन आया है तानिया बाबर। तानिया बाबर जो है वो है लाइमा लाइमा इंस्टीट्यूट फैसलाबाद। आप लोग सब तो वेल नोन होंगे इन इंस्टीट्यूट से, क्योंकि तानिया बाबर जो है वो लाइमा इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से हैं और सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की ये स्टूडेंट हैं, और ये पूछती हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इफेक्ट ब्रेन वाई। इनका सवाल है कि तानिया जो सवाल पूछ रही हैं, आप लोगों को इसका जवाब तो मेरा ख्याल इतना सब कुछ सुनने के बाद मिल गया होगा। नहीं मिला तो मैं आपको बताती हूँ। देखें तानिया, क्योंकि आप अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं, जब आप आगे जाएंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता, वैसे तो आपने एनेटमी पढ़ी होगी, एनेटमी में आपने देखे, आपको पता है कि ब्रेन ब्रेन की जो है ब्रेन फोरम एंड मैग्नम तक आपका ब्रेन, उससे नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेन, कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेन होती है फ्रॉम द फोरम एंड मैग्नम टू द सेकेंड एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। तो क्या है कि ये जो है वो हमारी ब्रेन की कंटिन्यूएशन है। अब अगर आप ब्रेन को बम्प कोई चीज मारेंगे तो क्या ब्रेन को तकलीफ होगी। इसी तरह स्पाइन अगर डैमेज हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन पे प्रेशर आएगा, उसके ऊपर सीएसएफ, वही इसकी मैनेजेस होती हैं जो ब्रेन की मैनेजेस होती हैं। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेन, सेम स्ट्रक्चर है जो ब्रेन का है। और ये ब्रेन का अगर ये अलग होता, सपोज कट ऑफ होता आपका फोरम एंड मैग्नम से, तो आपका ब्रेन इफेक्ट नहीं करता। लेकिन ये कंटिन्यूएशन है, यानी कि कंटिन्यूसली जैसे एक चीज ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो अगर आप नीचे से प्रेशर देंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेन पे प्रेशर आएगा, और अगर ब्रेन पे होगा तो नीचे स्पाइन पे आएगा। जैसे आपको पता है, आपने ट्रैक्स नहीं पढ़े हुए है ना, स्पाइनो सेरेब्रो स्पाइनल ट्रैक्स वगैरह सारे आपने पढ़े कि सारे ट्रैक्स देखें, एक आपने फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आफ्टर ऑल किसी न किसी मैकेनिज्म के बाद हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा प्रेसिडेंट है, सदर है। जैसे कि पूरे मुल्क में कुछ भी हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आखिरकार प्रेसिडेंट तक पहुंचती है, उसकी नॉलेज में आती है। तो इसी तरह से जितनी भी जो भी मैसेजेस होते हैं वो सारे के सारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाते हैं, और उनका रास्ता अलग होता है, कोई किस तरह किस ट्रैक से जाता है, लेकिन आफ्टर ऑल सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक सारे मैसेजेस जाते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सारे मैसेजेस का। इसीलिए कोई भी डैमेज होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो, कहीं भी हो, तो उसका मैसेज जो है, क्योंकि हमारे पास जो है फाइबर्स हैं, बंडल ऑफ फाइबर्स हैं एक्सॉन्स के, व्हाइट मैटर के, तो वो सारे के सारे मैसेजेस जो ट्रैक्स बनाते हैं, हमारे जितने स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्स, सेरेब्रो स्पाइनल ट्रैक, असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक्स, ये सब जो है कंटिन्यूएशन है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक इनकी कंटिन्यूएशन है। जो भी प्रॉब्लम ब्रेन में होगा, इफेक्ट आएगा आपकी लोअर बॉडी पे, लोअर बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड पे अगर कोई प्रेशर होगा, उसका इफेक्ट आएगा आपके ब्रेन पे। तो अब आपको समझ आएगा कि क्या वजह होती है जिसकी वजह से जो है वो हमारा
ब्रेन इफेक्ट करता है। अच्छा, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें तानिया बाबर, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप सब लोग दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन भेजा है अदील बाबर ने। अदील बाबर जो अक्सा इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के स्टूडेंट हैं और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अदील बाबर ने हमसे सवाल पूछा है, व्हाट हैपन व्हेन द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अब जो है जी, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है अदील बाबर कि अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे। अब मैंने आपको जिससे जैसे से बताया कि अगर आपके मसल्स में प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप बहुत अनट्रीटेड छोड़ेंगे, नेक पेन होगा, मैकेनिकल पेन होगा, आप वर्क नहीं करेंगे। जब मैकेनिकल पेन होगा आपके जॉइंट इन्वॉल्व होंगे, जॉइंट के साथ डिस्क है, डिस्क इन्वॉल्व होगी। जब डिस्क इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा, नर्व पिंच करेगी। जब नर्व पिंच करेगी रेडिकुलोपैथी होगी। आप वो जहां जहां वो नर्व सप्लाई कर रही है वो एरिया जो है वो आपका उसमें वीकनेस शुरू हो जाएगी, नमनेस हो जाएगी, पेन होगा। और उसके बाद जो है आगे फर्दर जो है फर्दर अगर इसकी में कॉम्प्लिकेशन होती है तो सर्विकल माइलोपैथी हो जाएगी, यानी डिस्क जो है वो इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी तो वो पीछे वो जो है आके आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर डाल देगी। जब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर डालेगी तो वीकनेस ऑफ आर्म्स हो जाएगा, वीकनेस ऑफ लेग हो जाएंगी, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन हो जाएगा। और ये सारी चीजें जो हैं वो अब अनट्रीटेड आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाएंगी। इवन के पेशेंट पैरालाइज, वीकनेस होगी तो ऑफ कोर्स डिसेबिलिटी हो जाएगी और पेशेंट बेड पे आ जाएगा। तो अब आपको आई थिंक समझ आया होगा कि अदील बाबर आप को अगर नहीं समझ आए तो आप फिर भी हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमसे सवाल किया है जवाद अहमद। अच्छा, जवाद अहमद जो है वो लिम्स लिम्स है उसके फिर LIMS लिम्स। अब ये किसी चीज़ का एब्रीवेशन है या नाम है लिम्स। जो है वो 5th सेमेस्टर लिम्स के स्टूडेंट हैं जवाद अहमद। इन्होंने सवाल किया है द नेक कॉलर कंपलसरी इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जी बिल्कुल, नेक कॉलर कंपलसरी इसलिए होता है कि नेक कॉलर जो है उसके अंदर ना तो कोई दवाई लगी हुई होती है, ना तो वो कोई मेडिसिन उसमें ऐसी होती है जिसको लगाने से वो ठीक हो। लेकिन क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल रिमाइंडर है। किस चीज़ का रिमाइंडर है कि आपका हेड जो है वो 1 इंच आगे आएगा तो आपकी स्पाइन पे 10 पाउंड का वजन पड़ेगा। तो ये जो है आपको एक जो है वो साइकोलॉजिकल रिमाइंडर है कि सर को यहाँ रखना है। दूसरा क्या है, आपके नेक के मसल्स वीक हो जाते हैं जब, क्योंकि अगर आपका मस्कुलर प्रॉब्लम है, इवन के आपका डीजनरेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि नर्व सप्लाई आपकी अगर इफेक्टेड होगी तो आपके मसल्स वीकनेस के ऊपर वीकनेस होगी तो क्या है, ये आपके नेक के मसल्स को सपोर्ट देने के लिए जब तक के और सपोर्ट देता है। सपोर्ट देने के अलावा इसका एक और फंक्शन ये है कि ये प्रोप्रियोसेप्शन को जो है वो फैसिलिटेट करता है। प्रोप्रियोसेप्शन क्या है, सेंस ऑफ पोजीशन और मोशन ऑफ द बॉडी। तो प्रोप्रियोसेप्टर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अलाइनमेंट इधर उधर होती है तो उनकी जो है स्टिमुलेशन डिस्टर्ब होती है, चक्कर आते हैं, वर्टाइगो होता है। तो क्या है, ये नेक जो है आपके जॉइंट्स की अलाइनमेंट रखता है, आपके मैकेनो रिसेप्टर और प्रोप्रियोसेप्शन को जो है वो फैसिलिटेट करता है। इस वजह से कॉलर होना जरूरी है। और उसके साथ साथ जब हम इसको एक्सरसाइज कराते हैं, पैथोलॉजी सबसाइड होती है तो फिर हम कॉलर का इस्तेमाल कम कर देते हैं। पहले कम करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म कर देते हैं। जी, अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। जवाद अहमद आपको समझ आ गया होगा। जवाद अहमद के बाद है अलीना। अलीना ने जो है वो DPT की 6th सेमेस्टर की स्टूडेंट है और इन्होंने लिखा है जी, अलीना का क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस मेजर टेक ड्यूरिंग द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ट्रीटमेंट, व्हाट आर द मेडिकेशन रिकमेंडेड फॉर द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, व्हाट आर द सिम्टम्स अपीयर ड्यूरिंग दिस डिजीज। अच्छा देखो बेटा, इसमें आपको सिम्टम्स मैंने आपको सब बता दी कि क्या क्या सिम्टम्स होती हैं। अब इसको दोबारा मतलब आप आई थिंक आपने सुनी होंगी सवाल, इसकी सिम्टम्स मैंने आपको सबसे अच्छे से बता दी हैं। दूसरा क्या है, मेडिकेशन। मेडिकेशन में जो है इसमें जैसे कि हमेशा मैंने आपको बताया कि पेन को 3 स्टेप्स में कंट्रोल किया जाता है। पहले उसमें एंसिड्स दी जाती है, जब माइल्ड होता है एंसिड के साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, उसमें फिजियोथेरेपी, मसल रिलैक्सेंट आते हैं। जब आपका मॉडरेट होता है तो उसमें एंसिड के साथ ओपीआई ड्रग्स दी जाती हैं। ओपीआई ड्रग्स कहते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करके डायरेक्ट फिर ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होकर आपके पेन को कम करती हैं। उसके बाद उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और उसमें फिजियोथेरेपी। अच्छा, थर्ड जो स्टेप होता है उसके अंदर एंसिड्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ओपियाइड्स देते हैं और ट्रंकुलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट अगर जरूरत हो, फिजियोथेरेपी। यानी इन 3 स्टेप्स में जो है इसकी मेडिसिन दी जाती हैं। उसके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे फिजियोथेरेपी दी जाती है, प्रिकॉशन, और उसके बाद जो है मसल रिलैक्सेंट और जो है वो एंटी डिप्रेसेंट अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है पेन की वजह से तो वो दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने पूछा है व्हाट आर द प्रिकॉशन मेजर। मैंने बता दिया आपको, तकिए का, कॉलर का और इस तरह से आपके पोस्चर करेक्शन का।
ठीक है। उसके बाद है हीरा। हीरा जो है LMDC फर्स्ट ईयर, LMDC हीरा फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। सम पेशेंट विद द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कंप्लेंट ऑफ हैविंग बाउल एंड ब्लैडर प्रॉब्लम आल्सो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? ये क्वेश्चन जरा है समझने वाला आप लोगों के लिए। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। और ये आपको पता भी होना चाहिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। देखें, अच्छे से समझें, दिमाग से समझें, और ये याद रखने वाली चीज़ है। हमारी बॉडी में जो है अल्लाह ताला ने सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रखा है। सिंपैथेटिक क्या है? फाइट एंड फ्लाइट। और दूसरा क्या है? पैरासिम्पैथेटिक, रिलैक्स, डाइजेस्ट एंड रिलैक्स। यही है ना। आपने नर्वस सिस्टम जब पढ़ा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम जैसे अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर C1, C2, C3, अगर ये तीनों वर्टिब्रा इफेक्टेड होते हैं तो इनके दोनों साइड से पेयर जाता है ना, हर एक नर्व का पेयर है। वेगस नर्व, वेगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व वेगस नर्व है, जो कि सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ी नर्व है। और इसको क्या कहते हैं? वेंडरिंग। इसका नाम वेगस है। वेंडरिंग, वेंडरिंग का मतलब होता है कि ट्रेवल करती है थ्रू, मतलब ये हमारे हेड को जो है वो लोअर बॉडी से मिलाती है सब। और इसका क्या काम है? इसमें इसके कई सेंसरी फंक्शंस भी हैं, मोटर फंक्शंस भी हैं, और पैरासिम्पैथेटिक भी हैं। अब इसमें जो अब अगर ये C1, C3 के यहाँ से हमारे नेक से गुजरती है, अगर आपकी डीजेनरेटिव चेंजेस बहुत ज्यादा है नेक में, वो इफेक्ट कर रहा है, तो आपकी जो है वेगस नर्व पे कंप्रेशन आता है। जब आपकी वेगस नर्व पे कंप्रेशन आता है, वेगस नर्व का जो सेंसरी और उसका मोटर फंक्शन है, वो आप इसका मोटर फंक्शन में क्या है? इसके मोटर रेस्पिरेशन है, उससे डाइजेशन है, स्वेलिंग में करता है, उसके बाद जो है यूरिनेशन में, डेफिकेशन में, इन सब चीजों में जो है इसका। और इसका पार्ट क्या है? डिक्रीज करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। यानी ये पैरासिम्पैथेटिक जहां कहीं भी आएगा उसका मतलब होता है रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। रिलैक्स एंड डाइजेस्ट यानी रिलैक्सेशन के लिए जब हम यूज करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, तो ये क्या करते हैं? क्योंकि ये यूरिनेशन इसके वेगस नर्व्स का होता है कि ये जो उसकी मसल्स को रिलैक्स करता है, यूरिनेशन में हेल्प करता है, डेफिकेशन में हेल्प करता है। जब इसकी डीजनरेशन होती है नेक में, तो आपकी वेगस नर्व के ऊपर कंप्रेशन आता है, उसकी वजह से जो है आपको यूरिनेशन प्रॉब्लम होता है, आपकी जो है वो डेफिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये वजह है। अच्छा, ये चीज़ जो है, ये जो अब जो लेटेस्ट जो जितनी भी स्टडीज आती हैं, वो ये बात करती हैं कि वेगस नर्व की कंप्रेशन की वजह से जो है इनकंटिनेंस ऑफ द यूरिन होता है। लेकिन जो ये इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, और उन रिसर्चेज में वो इतना क्लियरली जो है वो इस बात को अभी डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ रिसर्चेज जो है वो ये कहती हैं कि अगर डिजेनरेशन होता है आपके C1, C2, C3, क्योंकि बहुत क्लोज होती है वेगस नर्व, और उसकी कंप्रेशन की वजह से, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक उसका जो फंक्शन है उसमें क्या करते हैं कि वो डिक्रीज करता है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, और मस्कुलर मसल्स को रिलैक्स करता है। तो अगर आप उसकी कंप्रेशन होगा तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा ना। जब उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो इनकंटिनेंस यूरिन की, यूरिन कंप्लीटली जो ब्लैडर रिलैक्स नहीं होगा, कंप्लीट फिलिंग नहीं होगी, इनकंटिनेंस होगी। तो ये सारी चीजें जो है, इसलिए उसकी ब्लैडर और बॉल पे इफेक्ट आता है। और ये इसके लिए जो क्वेश्चन आपने किया है, इसके लिए बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारी रिसर्चेज अभी चल रही हैं, जिसमें वो इसको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से विद प्रूफ जो है वो एविडेंस बेस्ड जो है वो उसको तलाश करने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे स्टडीज हो रही हैं, ये और क्लियर अब होता चला जाएगा। अच्छा जी, हीरा, आपको आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, अब क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 1 घंटा होने वाला है, अब हमें जो अगला सवाल करा है, ये क्या नाम है इनका? ब्रिश्ना, ब्रिश्ना अहमद फ्रॉम UCP DPT थर्ड सेमेस्टर। जी, ब्रिश्ना अहमद, ब्रिश्ना अहमद UCP DPT थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट है। इन्होंने पूछा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट को किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? जाहिर सी बात है, उनका नेक को फॉरवर्ड मूवमेंट, आपने लेट के जो है टीवी नहीं देखना, लेट के आपने मोबाइल नहीं सुनना, लेट के जो है वो आप अपने कमरे से टीवी को निकाल दें, क्योंकि जब आप लेट के देखते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, यानी तमाम फॉरवर्ड मूवमेंट। आपने अगर टीवी आपने लैपटॉप या आपने कोई काम करना है तो आपने आई लेवल पे रख के करना है। आप टेबल ऊंचा रख लें, आपने आई लेवल पे काम करना है, बहुत ज्यादा झुक के काम नहीं करना, ज्यादा देर काम करना है, सर्विकल कॉलर का आपने इस्तेमाल करना है, यही सारी चीजें करनी है, आपने एहतियात करनी है। ठीक है।
उसके बाद है हीरा अहमद। हीरा अहमद ने पूछा है, ये इस्लामाबाद कैंपस में 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट है। हीरा अहमद 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट है। इनका सवाल है, इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस प्रूव टू बी फेटल पैथोलॉजी और नॉट। जी, बस यही लास्ट है मेरा ख्याल क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो अब इनका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बताएं, हीरा ने ये सवाल पूछा है कि आप हमें ये बताएंगी कि ये प्रूफ हुआ है कि ये फेटल है, यानी इससे डेथ हो सकती है, मतलब इंसान की इवन की इतनी खतरनाक है या नहीं। देखें, ये क्योंकि डीजेनरेटिव लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन अगर कोई भी चीज, कोई भी डिजीज, इवन के देखें अगर आपको सिंपल सा जो है फेरेंजाइटिस होता है, अनट्रीटेड रहता है, तो चेस्ट इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, उसकी सेकेंडरी अगर कॉम्प्लिकेशन को आप देखें तो वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो सकती हैं, बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। बेसिकली जो है इस डिज़ीज़ को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में नहीं आती, लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा देखें, अगर ये माइलोपैथी पे पहुंच गया, आपकी वीकनेस हो गई, आपको ब्लैडर और आपके और प्रॉब्लम, कंप्रेशन हो रहा है, उसके बाद कंप्रेशन की वजह से क्या, नर्व कंप्रेशन से कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, पैरालिसिस हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन आपको आगे एग्रीवेट हो गया, तो जो इसकी वजह से अगर अनट्रीटेड आपने इसको छोड़ दिया और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तो वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपके लिए तकलीफ दे हो सकती हैं, पेशेंट के लिए तकलीफ दे हो सकती हैं। पेशेंट को जो है फंक्शनल डिसेबिलिटी, अब उसकी फंक्शनल डिसेबिलिटी हो गई, पैरालाइज हो गया, क्वाड्रिप्लीजिया हो गया, बेड पे आ गया, तो उसके साथ साथ उसको मल्टीपल इन्फेक्शन हो सकते हैं। उन इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन अगर एग्रीवेट हो गए तो वो फिर आपके लिए ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स आप समझते हैं कि कितने खतरनाक हो सकते हैं। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आप कॉम्प्लिकेशंस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन अगर मैं इसको और ज़्यादा मजीद बताऊंगी तो हो सकता है जो लोग देख रहे हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, वो सारे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो आधी नॉलेज है वो बहुत खतरनाक होती है। लेकिन क्योंकि आप सब लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप समझते हैं, आपको अंदाज़ा है कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और उनको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये हमारा जो ऑनलाइन सेशन था क्वेश्चंस का, जो बच्चों ने, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के हिसाब से, नेक पेन के हिसाब से, नेक की सर्जिकल प्रोसीजर्स के हिसाब से, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट भी की जो बात कर रहे थे आप लोग, मैनेजमेंट में देखिए, इसकी मैनेजमेंट सिंपली तो ये हमने उसकी, आपको मैंने बताया कि उसके पहले आपने उसको पेन रिलीव करना है। पेन रिलीव करने के लिए आप हमारे हमारे पास जो मॉडलिटीज़ हैं उसमें हमने, आपने टेंस यूज़ करना है या हीट फर्मेंटेशन देनी है, डायथर्मी की सूरत में अल्ट्रासाउंड देना है, जो भी रिक्वायरमेंट है पेशेंट की अकॉर्डिंग टू द साइंस सिम्टम्स है। उसका पेन रिलीफ करने के बाद सबसे पहले पोस्चरल ट्रेनिंग है आपने जो देनी है, उसको पोस्चर किस तरह रखना है, किस तरह लेटना है, किस तरह बैठना है, सर्वाइकल कॉर्नर उसको प्रिस्क्राइब करना है, उसकी जो है एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से उसकी फर्नीचर की तमाम जो है वो उसकी तमाम उसको गाइडलाइन देनी है आपने। तो ये तो हो गया उसकी। उसके बाद जो है सेकंड उसका जो सेक्शन आता है उसमें आती है एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज हम बताएंगे उसको, नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कराएंगे। सिंपली बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, सब फिजियोथेरेपिस्ट को पता है कि नेक एक्सरसाइजेज आपने उसको देनी है। अब डिपेंड करता है उसमें। देखें, एक और चीज़ मैं जो आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, सारे ये सोचते हैं कि हम जो है, अगर आपका नेक पे इतने पेन में आपके पास पेशेंट आता है तो आपने फौरन ही उसके ऊपर मैनुअल थेरेपी, मैकेंजी करने जा रहे हैं, मिडलैंड करने जा रहे हैं। तो ये देखें, ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो हाई टेक्निकल टेक्निक्स हैं। जब तक कि आप इसमें एक्सपर्ट ना हो, जब तक कि आपको एनेटमिकल लैंडमार्क्स, यानी आपको एनेटमिकल लैंडमार्क्स कहते हैं कि आपको ऊपर से बॉडी के, आपको 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, आपको उसके एक्यूरेटली जो है वो आपको उसके लैंडमार्क्स नहीं पता, जब तक आपने फौरन ही आपने जो है उसके ऊपर कोई भी मैनुअल थेरेपी फौरन अप्लाई नहीं करनी पेशेंट को। आप ये समझेंगे कि आपने उसका पेन रिलीव कर दिया, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको फर्दर डैमेज कर दें। तो कभी भी कोई भी हैंड ऑन टेक्निक आपने जब तक नहीं यूज करनी, जब तक कि आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते। एक्सपर्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बॉडी का स्ट्रक्चर, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी अच्छे से याद। आपने, बार बार मैं कहती हूँ कि हैंड ऑन टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि पैसे खर्च करें, बड़े बड़े सेमिनार वेबिनार पे पहुंच जाएं और आपको एनाटमी का कख नहीं पता। तो ये क्या बात हुई, इसका मतलब ये है कि वो हैंड ऑन टेक्निक आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप अच्छे से ये पूरी, आपने एनाटमी फिजियोलॉजी सीख ली। हैंड ऑन टेक्निक सीखने में कितनी देर लगती है? आधे घंटे में आप नेक की मैनिपुलेशन सीख लेते हैं, 10 मिनट में आप सारी चीजें सीख लेते हैं। लेकिन जब सीख सकते हैं जब आपको बॉडी की एनाटमिकल लैंडमार्क्स पता है, बॉडी की एनाटमी। अगर आपको
कुछ भी नहीं पता तो खाली तुक्के से तो आपने ना थ्रस्ट नहीं दे देना, ग्रेड 1 मिडलैंड दे दिया, ग्रेड 2 दे दिया, ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ों वाली आपने नहीं करनी। पहले आपने इनको समझना है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई, बगैर मैनुअल थेरेपी के भी आप अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। जब तक कि आप उसके पोस्चर करेक्शन और उसकी पैथोलॉजी नहीं समझेंगे, आप कैसे उसको मैनुअल थेरेपी और ये हैंड ऑन टेक्निक्स पे भागना शुरू हो गए हैं आप लोग। हैंड ऑन टेक्निक्स करें, लेकिन जब जब आप इसमें परफेक्ट हो, आपको नॉलेज पूरी हो, उसके बाद। लेकिन मैनुअल थेरेपी से हटके भी ट्रीटमेंट है, मैनुअल थेरेपी से हटके भी आपके पेशेंट को गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, वो भी आपने करना है, वो मैनेजमेंट भी आपने करनी है। और आई थिंक कि आपकी जो भी क्यूरीज हैं, अब हमारा अगला सेशन जो है वो अनाउंस कर देंगे डॉन एसोसिएशन वाले, वो आपको उसमें आपको टॉपिक भी दे दिया जाएगा। उस टॉपिक के हिसाब से आप उसमें अपनी जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, जो केसेस हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहे, जो परेशानियां हैं, जो आपको बुक्स में नहीं मिल रही, गूगल्स में नहीं मिल रही, तो आप बेशक आप अच्छे से हमसे पूछ सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस को कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को डिस्कस करें। और उस आई थिंक आज हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को पूरा अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया। इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हमने अच्छे से कवर कर लिए, एनाटमी, फिजियोलॉजी, सब कुछ। और इसको अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आप मास्टर हैं इसमें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। और ड्यूरिंग कन्वर्सेशन दोबारा मैं बोलूंगी, अगर कोई ऐसी बात जो आप लोगों को बुरी लगी हो, जिससे आपकी दिल आजारी हुई हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और उसके अलावा जितने भी मेरे कुलीग्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे सारे सीनियर्स हैं, अगर उनको ऐसा लगा कि कहीं भी हमारी नॉलेज में कोई कमी हुई हो, कोई गलती हो गई हो, तो वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं कभी भी नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं मास्टर हूँ, क्योंकि परफेक्ट जो है वो मेरे सिर्फ रब की ज़ात है, जिसने मुझे बनाया, जिसने आप सबको बनाया। अगेन 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 थैंक्स थैंक्स टू डाउन एसोसिएशन वालों का, जिन्होंने ये वेबिनार इतना ज़बरदस्त जो है सेशन अरेंज किया। और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह आप लोगों के लिए सेशन जो है वो हम करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले और आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि आपके पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है, सीखने वालों का भी और सिखाने वालों का भी। और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।